द रॉयल क्राउन होटल से बाहर निकलते ही अर्पित ने एक लंबी सांस ली। विक्रम और ईशानी का चेहरा उसके दिमाग में अभी भी था। बदला लेने का एहसास मीठा था, लेकिन अधूरा भी, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। विक्टर उसके बगल में खड़े थे। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। अर्पित, हमारे पास 2 घंटे हैं बोर्डरूम मीटिंग से पहले, विक्टर ने कहा, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लुक को थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। अर्पित ने अपने कपड़ों को देखा। वो साफ सुथरे तो थे, लेकिन एक बिलियनियर के लिए काफी नहीं थे। लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूं, अर्पित ने कहा। नहीं, विक्टर ने सख्ती से कहा। तुम एक बोर्ड रूम में जा रहे हो जहां 20 से ज्यादा डायरेक्टर्स बैठे होंगे। हर एक की उम्र 50 साल से ऊपर है। हर एक दुनिया भर की कंपनियों में काम कर चुका है। अगर तुम उन्हें पहली नजर में ही इंप्रेस नहीं करोगे तो वो तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। अर्पित समझ गया। उसने सिर हिलाया। चलिए, विक्टर ने ड्राइवर को निर्देश दिया और कार एक शानदार इलाके की तरफ मुड़ गई। 10 मिनट बाद वो एक बहुत ही प्रीमियम डिजाइनर बुटीक के बाहर रुके। बुटीक का नाम था कासा डी ओरो, सोने का घर। अंदर का नजारा देखकर अर्पित की सांस रुक गई। मार्बल के फर्श, क्रिस्टल की झाड़ें और दीवारों पर दुनिया के सबसे महंगे सूट्स टंगे हुए थे। हर एक सूट की कीमत लाखों में थी। गुड आफ्टरनून मिस्टर कास्टेलानो, बुटीक के मैनेजर ने सम्मान से कहा। एक इटालियन आदमी, पतला, चश्मा पहने हुए। हम आपका इंतजार कर रहे थे। थैंक यू मार्को, विक्टर ने कहा। ये हैं अर्पित राजवीर शर्मा। इन्हें आपका सबसे बेहतरीन इटालियन सूट चाहिए, वो भी अभी, तुरंत। मार्को की आंखें चमक उठी। उसने अर्पित को ऊपर से नीचे तक देखा। परफेक्ट बिल्ड, मार्को ने इटालियन एक्सेंट में कहा। आई हैव जस्ट राइट पीस फॉर हिम। अगले 45 मिनट में अर्पित ने अपनी जिंदगी का सबसे शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देखा। मार्को ने उसे एक नेवी ब्लू इटालियन सूट पहनाया, हाथ से सिला हुआ, कश्मीरी ऊन से बना। साथ में एक क्रिस्प सफेद शर्ट, एक रेशमी काली टाई और चमड़े के हस्त निर्मित जूते। फिर एक हेयर स्टाइलिस्ट आया। उसने अर्पित के बालों को स्टाइल किया। साइड पार्टिंग, जेल से सेट किए हुए, बिल्कुल परफेक्ट। जब अर्पित ने आईने में खुद को देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पाया। सामने खड़ा वो शख्स कोई गरीब कॉलेज स्टूडेंट नहीं था। वो एक किंग लग रहा था, एक राजा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ ताकतवर लोगों में होती है। उसकी पोस्चर, उसका चेहरा, सब कुछ बदल गया था। परफेक्ट, विक्टर ने संतुष्टि से कहा। अब तुम दिखते हो एक असली बिलियनियर की तरह। ये सूट की कीमत? अर्पित ने पूछा। 5 लाख रुपए, मार्को ने कहा। लेकिन आपके लिए ये कुछ भी नहीं। अर्पित ने मुस्कुराकर अपना ब्लैक कार्ड दिया। पेमेंट हो गया। चलिए अब, विक्टर ने कहा। वक्त हो गया है। बाहर अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 काली कारें खड़ी थीं। सब मर्सिडीज, एक पूरा काफिला। ये सब? अर्पित ने हैरान होकर पूछा। तुम अब सिर्फ एक आदमी नहीं हो, विक्टर ने समझाया। तुम एक बिलियनियर हो, एक एम्पायर के मालिक हो। तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। इन कारों में तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सब ट्रेंड मिलिट्री एक्सपर्ट्स। अर्पित बीच वाली कार में बैठा, विक्टर उसके बगल में बैठे। काफिला चल पड़ा। सड़कों पर लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। 5 काली मर्सिडीज का काफिला। यह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता था। 30 मिनट की ड्राइव के बाद अर्पित की आंखों के सामने एक विशाल इमारत आई। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। इमारत इतनी ऊंची थी कि अर्पित को गर्दन झुकाकर ऊपर तक देखना पड़ा। 100 मंजिला, शीशे और स्टील से बनी, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। ये सब मेरा है? अर्पित ने अविश्वास से पूछा। हर ईंट, हर शीशा, हर फर्श, विक्टर ने कहा। तुम्हारे पिता ने इसे शून्य से बनाया था और अब ये तुम्हारा है। कारें मुख्य प्रवेश द्वार पर रुकी। जैसे ही अर्पित बाहर निकला, चारों तरफ से लोगों ने देखना शुरू किया। कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, विजिटर्स, सब हैरान थे। ये कौन है? किसी ने फुसफुसाया। शायद कोई बड़ा क्लाइंट, किसी और ने कहा। अर्पित और विक्टर सीधे प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बढ़े। ये एलिवेटर सिर्फ सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए था। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकना चाहा, लेकिन विक्टर ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। ये अर्पित राजवीर शर्मा है,
विक्टर ने कड़क आवाज में कहा, आपके नए मालिक। गार्ड के होश उड़ गए। उसने तुरंत रास्ता दे दिया। एलिवेटर सीधे 99वीं मंजिल पर गया, जहां बोर्ड रूम था। याद रखना, विक्टर ने आखिरी सलाह दी, अंदर जो भी हो घबराना मत। तुम मालिक हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अर्पित ने सिर हिलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एलिवेटर का दरवाजा खुला। सामने एक लंबा गलियारा था। आखिर में बोर्डरूम का बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिख रहा था। अर्पित ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। दरवाजे के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उन्होंने अर्पित को देखा, फिर विक्टर को। विक्टर ने सिर हिलाया। गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा अर्पित की कल्पना से भी बड़ा था। एक विशाल कमरा, बीच में एक लंबी चमकदार लकड़ी की टेबल, उसके चारों तरफ काली चमड़े की कुर्सियां, और उन कुर्सियों पर बैठे थे 20 से ज्यादा लोग, सब सूट बूट में, सब गंभीर चेहरों वाले। लेकिन सबसे आगे मुख्य सीट पर बैठा था एक आदमी, उम्र करीब 60 साल, सफेद बाल, तीखी नजरें और चेहरे पर घमंड। वो कुछ कागजात पढ़ रहा था। अजय सिन्हा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अजय जोर से बोला, राजवीर शर्मा की मौत के बाद इस कंपनी को एक मजबूत हाथ चाहिए, और वो तथाकथित वारिस अर्पित सिर्फ 20 साल का एक बच्चा है। उसे बिजनेस का क अ बे भी नहीं पता। बाकी डायरेक्टर्स में से कुछ ने सिर हिलाया। इसलिए अजय ने आगे कहा, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि मुझे इस कंपनी का अंतरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाए, कम से कम तब तक जब तक अर्पित काबिल नहीं हो जाता, और अगर वो कभी काबिल नहीं हुआ तो। उसने मुस्कुराकर कागजात टेबल पर रखे, तो मैं परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। लेकिन मिस्टर सिन्हा, एक बूढ़े डायरेक्टर ने कहा, वसीयत के मुताबिक 51% शेयर्स अर्पित के नाम है। आप कैसे? वसीयत को चुनौती दी जा सकती है, अजय ने बीच में रोकते हुए कहा, और मेरे पास देश के सबसे अच्छे वकील हैं। मैं साबित कर सकता हूं कि अर्पित इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। और अगर अर्पित आज यहां आ जाए? एक और डायरेक्टर ने पूछा। अजय हंसा, एक ठंडी क्रूर हंसी। वो बच्चा? वो तो शायद अभी तक अपने छात्रावास में सो रहा होगा। उसे शायद पता भी नहीं कि उसके नाम पर क्या है, और अगर आ भी गया तो मैं उसे 2 मिनट में रुला दूंगा। सब हंसने लगे। अजय ने एक कलम उठाई। वो कागजात पर साइन करने वाला था कि तभी धड़ाम, बोर्डरूम का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि दीवारें हिल गईं। सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे। दरवाजे पर खड़ा था अर्पित, उसके नेवी ब्लू सूट में, उसकी स्टाइल की हुई हेयर कट में, उसकी तीखी नजरों में। वो बिल्कुल राजा लग रहा था। विक्टर उसके पीछे खड़े थे। पूरे बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। अर्पित धीरे धीरे अंदर चला। उसके जूतों की आवाज शांत कमरे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। कौन हो तुम? अजय ने गुस्से से पूछा। अर्पित रुका। उसने अजय की आंखों में सीधे देखा। मैं अर्पित राजवीर शर्मा हूं, उसने स्पष्ट आवाज में कहा। इस कंपनी का असली वारिस, और अब से इस कंपनी का मालिक। अजय की आंखें चौड़ी हो गई। फिर वो जोर से हंसा। तुम वो बच्चा हो? अजय ने व्यंग्य से कहा। बेटा, ये बोर्डरूम है, यहां दूध पीने वाले बच्चों का काम नहीं। जाओ अपने खिलौनों के साथ खेलो। कुछ डायरेक्टर्स हंसे, लेकिन कुछ चुप रहे, अर्पित को ध्यान से देखते हुए। मैं बच्चा नहीं हूं, अर्पित ने शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा। मैं राजवीर शर्मा का बेटा हूं, और इस कंपनी पर मेरा हक है। हक? अजय ने मेज पर मुक्का मारा। तुम्हारा क्या हक? तुमने इस कंपनी के लिए क्या किया है? तुम्हारे पिता ने 40 साल मेहनत की इसे बनाने में, और तुम सिर्फ इसलिए मालिक बनना चाहते हो क्योंकि तुम उनके बेटे हो? हां, अर्पित ने बिना हिचकिचाए कहा, क्योंकि ये मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी, और उनकी इच्छा का सम्मान करना हर किसी का फर्ज है। फर्ज? अजय हंसा। तुम मुझे फर्ज सिखा रहे हो? मैं इस कंपनी में 30 साल से काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारे पिता का सबसे करीबी साथी था। थे, विक्टर ने बीच में कहा, लेकिन अब नहीं हो। और अगर आप राजवीर के इतने करीबी साथी थे तो आप उनकी वसीयत का सम्मान करते। अजय का चेहरा लाल हो गया। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अजय ने विक्टर पर चिल्लाया। मैं विक्टर कास्टेलानो हूं, विक्टर ने शांति से कहा। राजवीर शर्मा का निजी वकील और अर्पित का कानूनी संरक्षक।
विक्टर ने अपना ब्रीफ केस खोला, उसमें से एक मोटी फाइल निकाली। यह राजवीर शर्मा की वसीयत है, विक्टर ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। इसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी पूरी संपत्ति, उनके सारे शेयर्स 51% अर्पित के नाम है। ये नकली हो सकती है, अजय ने विरोध किया। ये स्विस सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड है, विक्टर ने कहा, और भारतीय कानून के तहत भी मान्य है। अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो कोर्ट जाइए, लेकिन आज अभी इस बोर्ड रूम में अर्पित ही मालिक है। अर्पित ने मुख्य सीट की तरफ देखा। अजय अभी भी वहां बैठा था। उठिए, अर्पित ने कहा। क्या? अजय ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, उठिए। अर्पित ने आवाज ऊंची की। वो सीट मेरी है। तुम्हारी? अजय ने व्यंग्य से कहा। तुम सोचते हो तुम इस सीट के लायक हो? मैं जानता हूं, अर्पित ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि ये मेरे पिता की सीट थी और अब ये मेरी है। दोनों की आंखों में आंखें मिली। पूरा बोर्ड रूम तनाव से भर गया। आखिरकार अजय उठा, लेकिन मुस्कुराते हुए। ठीक है बच्चे, उसने कहा, बैठ जाओ, लेकिन याद रखना, एक सीट पर बैठने से तुम मालिक नहीं बन जाते। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अजय ने बगल की कुर्सी पर बैठते हुए अर्पित को चुनौती भरी नजरों से देखा। अर्पित मुख्य सीट पर बैठा। जैसे ही वो बैठा, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। ये वही सीट थी जहां कभी उसके पिता बैठते थे। तो मिस्टर शर्मा, एक डायरेक्टर ने सवाल किया, आप इस कंपनी को कैसे चलाने का इरादा रखते हैं? आपका कोई अनुभव है? अनुभव तो नहीं, अर्पित ने ईमानदारी से कहा, लेकिन सीखने की इच्छा है और मेरे पिता का खून मेरी नसों में है। मैं वो सब सीख लूंगा जो जरूरी है। लेकिन तब तक, अजय ने पूछा, तब तक कंपनी कौन चलाएगा? आप सब, अर्पित ने कहा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास इतने अनुभवी डायरेक्टर्स हैं, लेकिन हर बड़ा फैसला मेरी मंजूरी के बिना नहीं होगा। और अगर हम मानने से इनकार कर दें? अजय ने धमकी भरे अंदाज में कहा। अर्पित ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। तो आप इस्तीफा दे सकते हैं मिस्टर सिन्हा। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। क्या अजय सिन्हा अर्पित को मालिक मान लेगा, या वो कोई बड़ी साजिश रच रहा है? और क्या अर्पित इतनी बड़ी कंपनी को सच में संभाल पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनियर अर्पित, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।